नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसागुणम् एष पञ्च नमोकारो सर्वभावप्रणशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोमय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो भय जय जय गुरुलोगाणम जय महब्बा महावीर। वंदे माय संभागम महावीरम महामुनि अमर नरराय मह्यम चरमतिथयरमिमसते सर्वारिष्टौ प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। साहब जी बहुत बहुत सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन डाइट और आयुर्वेद के 36 सेशन में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जो अग्नि पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से 3 अग्नि के बारे में हम सीख रहे हैं पिछले 2 क्लासेस से। जो ये जठराग्नि होती है इसके बारे में हमने मंदाग्नि, जठराग्नि और तीव्र अग्नि, ये तीनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करी। इसमें कफ किस अग्नि के तीव्र होने या मंद होने की वजह क्या है, हमारे रहन सहन का किस पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमारा साहब ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी, जो हमेशा एक प्रैक्टिकल सेशन के रूप में रहा हमारा लास्ट सेशन। सो आज के सेशन में हमें क्या जानने को मिलता है, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ साहब जी को। साहब जी प्लीज सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, शरीर की रचना जो है और शरीर को संपूर्ण रूप से चलाने की सारी जो व्यवस्था है तो वो कौन चला रहा है, किस तरह से शरीर चल रहा है। तो सारे शरीर की संपूर्ण व्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार के वायु तत्व हैं। पहले आपने सीखा है शरीर तो वात पित्त कफ तीनों का बना हुआ है, लेकिन अब हमको ये समझना है कि शरीर के अंदर तंत्र चलता कैसे, तो वायु किस तरह से शरीर को चलाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वात जो है, वात बोलिए या वायु बोलिए, अब जो है प्राणवायु भी है, ये जो है 5 प्रकार के वायु है। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ये मुख्य रूप से सिखाए गए हैं, समझाए गए हैं। अब पूरे शरीर का सिर से लेकर पैर तक का ये पूरा तंत्र जो है वो जो चल रहा है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्य किसका है। पित्त का इतना कार्य नहीं है, कफ का इतना कार्य नहीं है, और सबसे ज़्यादा कार्य वायु का है। इसीलिए ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा बीमारियां भी वायु की। बीमारियां वायु की जितनी है उससे आधी बीमारियां पित्त की है, उससे आधी कफ की है। ये नियम है। तो वायु को हम बिगड़ने न दें, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरा काम हो गया। संसार के अंदर समस्त जीवों का जो शरीर चल रहा है, आप ये मत सुनिए मनुष्य का, हाथी घोड़े ऊंट बैल बकरी घोड़ा गधा पशु पक्षी सबका शरीर अवधारी की शरीर है, इसलिए वात पित्त कफ से ही चलने वाला है। पशु पक्षियों में भी वात चाहिए, पित्त चाहिए, कफ चाहिए, अनिवार्य रूप से है। साम उनको भी खाना पीना है, उनके भी खाने पीने में से वायु बनेगा, पित्त बनेगा, कफ बनेगा। अब हमारे शरीर में भी चल रहा है।
पूरी व्यवस्था ही इसकी है, समझेंगे। इसके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता है। तो संचलन व्यवस्था जो है, देखिए सबको चलना है, फिरना है, घूमना है, बोलना है, बोलना चलना है। अब हमारी आँखों की पलकें भी तो चलती है ना, वो भी तो गिरती है, उठती है, अपने आप उठती है, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो भी चल रही है। हम बोल रहे हैं, जीभ चल रही है, होठ चल रहे हैं, बरोबर शब्द निकल रहे हैं, शब्दों से हमारा व्यवहार हो रहा है। शरीर के अंदर की व्यवस्था चल रही है। अंदर क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है, रक्त का अभिसरण हो रहा है, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, फिर वापस वही ब्लड पूरे शरीर के घूम करके हृदय में आएगा, हृदय से घूम करके फिर वही शरीर पूरे शरीर में जाएगा, एक एक नस में जाएगा, प्रत्येक शरीर के एक एक नाखून तक पहुँचेगा, तभी काम होगा। सिर के बाल के एक एक जड़ों में जो है वहाँ तक भी रक्त ही अपनी तरह से सब कुछ पहुँचाएगा, तब जाकर के बाल की वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? शरीर में वायु कर रहा है साहब। बाहर भी वायु है, दुनिया के अंदर एटमॉस्फेयर में वायु है, हमको भी बाहर से भी वायु लेना पड़ रहा है, अंदर भी वायु की प्रक्रिया है। शरीर के जितने तंत्र जो चल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम एक तंत्र है जिसको कहते हैं, फिर हमारे प्रजनन तंत्र भी है, हमारी इंद्रियां भी चल रही है, पांचों इंद्रियां भी काम कर रही है, जननेंद्रियां भी है। शरीर में जो खाते पीते आहार विहार, उसका वापिस मलमूत्र के रूप में विसर्जन भी है। तो कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? शरीर की एक व्यवस्था है। शरीर में अपान वायु अपना काम कर रहा है, समान वायु अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं सब। और जब आपका पांचों वायु का कार्य बैलेंस में हो, इतना व्यवस्थित बैलेंस में हो, तब आपका शरीर व्यवस्थित चलेगा, नियमित चलेगा, आपका व्यवहार नियमित चलेगा, एक भी डिस्टर्बेंस होना ही नहीं चाहिए साहब। मैं पूछता हूँ कि आपने कार देखी है, बाइक देखी है, गाड़ी देखी है, ट्रेन देखा है, प्लेन देखा है, एक एक के अंदर कलपुर्जे कितने हैं? आपने कार के अंदर कितने कलपुर्जे देखे, एक प्लेन के अंदर कितने कलपुर्जे देखे, और सबको वायरिंग करके कैसे जोड़ा गया है। एक एक वायरिंग जो वहाँ तक ले गए जोड़े हैं, तब तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, वहाँ मैकेनिज्म है ना, मशीन है। अब मशीन के अंदर भी एक दूसरे के साथ इतना जोड़ जोड़ करके बना करके संचालन जो किया जाता है, सिर्फ आपके पास में हैंडल है, बटन है, स्विच है, दबाया और चल रहा है। वैसे ही शरीर है। तो शरीर के अंदर ये मैकेनिज्म कौन चला रहा है? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से सीखो तब आत्मा की बात करना। उस समय वहाँ आत्मा कार्य कर रही है साहब, लेकिन आत्मा जब तक शरीर में है तब तक सारे वायु व्यवस्थित चल रहे हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, एक भी वायु कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक आंख की पलक भी नहीं चलेगी आपकी। वायु है अंदर, वायु को आप अंदर डाल भी सकते हो, ऑक्सीजन के ऊपर रखते हुए भी आत्मा जब शरीर छोड़कर चल जाती है, तब फिर ये ऑक्सीजन भी कुछ नहीं कर पाती। सभी वायु है, आप शरीर में डालिए, ऑक्सीजन चालू रखिए, सिलेंडर पर नॉन स्टॉप चालू रखिए, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देगी, वो मृत्यु है साहब, तो मृत्यु के समय में सारे वायु का कार्य बंद हो जाएगा। अब हमें क्या सीखना है? वायु, इन 5 प्रकार के वायुओं का स्थान कौन सा है और उनका कार्य कौन सा है। रहने का स्थान जो है वो अलग स्थान हो गया, लेकिन कार्य करने का स्थान कहाँ है? कार्य कैसे कर रहे हैं, और सबका अपना अपना डिपार्टमेंट कैसे अलग अलग है, और सब अपने अपने डिपार्टमेंट में रह करके बरोबर काम कैसे कर रहे हैं। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एक दूसरे का काम भी नहीं कर रहे हैं, जिसका जो काम है वही करेगा। अपान वायु का कार्य है शरीर में से मलमूत्र बाहर फेंकना है, वही काम करेगा।
व्यान वायु आकर के अपान का काम नहीं करेगा, समान वायु आकर के अपान का काम नहीं करेगा। अपान को जो स्थान दिए गए हैं वही रहना है, उसको दूसरी जगह पर आकर के डिस्टरबेंस नहीं करना है। अपान वायु आकर समान की जगह ले ले तो उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिए आप, समान वायु का कार्य प्राणवायु तक नहीं पहुंचाना है। समान वायु का जो क्षेत्र है वो उसी क्षेत्र में रहे, उसी को ध्यान देना, उसी पर रहना है उसको, और वो अपना कार्य करता रहे, समझे। व्यान वायु है तो वो अपनी तरह से है। देखिए अभी तक हमने खाली वात 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 शब्द चलाया, वायु 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 शब्द चलाया, ठीक है ना। लेकिन अब उसके अंदर डिटेल में जाइए। क्यों वैद्य लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं, क्यों नाड़ी देखते हैं? नाड़ी देख करके उनको समझ में आना चाहिए, अगर वो एक्सपर्ट है तो, कि कौन सा वायु कहाँ का डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि इसमें भी हम नाड़ी देखने में पहले वायु की आती है, तो पहले वायु को हम बरोबर ध्यान में रख करके समझ लें, हर व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है। अगर ये पांचों वायु का अभ्यास करके आप खुद अपनी तरह से जांच कर सकते हो, यू कैन टेक द सेल्फ जजमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ। और एक बात और कह देता हूँ, ध्यान में सुनना आप, वायु के जितने विकार होंगे उसको कहते हैं वात विकार। वात कारक रोग जो होते हैं, उन रोगों से कोई न तो इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाते हैं, न मशीन में पकड़े जाते हैं, न सोनोग्राफी में, न एक्सरे में। ये भी ध्यान रखिए साहब। वायु के रोग आपके मशीनों में नहीं आ रहे, ख्याल आया कि नहीं। इसीलिए 1 घंटे 10 बजे पहले ईसीजी निकाला, बोले कुछ नहीं है, बरोबर है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, और 10:30 बजे 11 बजे हार्ट अटैक आता है, आदमी मर जाता है। तो आप किसके ऊपर केस करोगे? भाई 10:30 बजे ईसीजी लिया है, 10:30 बजे उन्होंने ब्लड प्रेशर मापा है, अभी क्या हो गया? अब ब्लड प्रेशर मापने के तरीके भी तो सही होने चाहिए। कौन किस तरीके से कैसे ब्लड प्रेशर माप रहे हैं, कौन कैसे माप रहे हैं? बैठे बैठे माप रहे हो कि सोते हुए माप रहे हो? दौड़ के आए या बाहर से आए या चल कर आए या चढ़ कर के आए, फटाक से ब्लड प्रेशर नहीं मापा जाता है। अब देखिए ये भी विषय आगे चलेगा, तब हम इस खबर की बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना यहाँ पर किसके ऊपर आधारित रहता है? किस वायु पर है? किस वायु के डिस्टरबेंस के कारण आपका बीपी बढ़ा है या बीपी घटा है? देखिए आयुर्वेद शास्त्र है, और ये शास्त्र अपनी तरफ से उस काल में लिखा गया। आज से हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने जिस तरह से इनका अभ्यास करके जो लिखा है, अब कहाँ थे उस समय में? कौन से साधन थे, कौन सी मशीनरी थी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे? वाग्भट्ट ऋषि ने जो लिखा है ग्रंथ अष्टांग हृदय, तो करीब 3000 साल पहले की बात है। अब कौन सा यंत्र था उन समय उनके पास? ये सोचिए आप। चरक संहिता में चरक ऋषि लिखने वाले कितने वर्षों, हजारों वर्षों पहले के, धन्वंतरि लिखने वाले कितने हजारों वर्षों पहले के। लेकिन आज दिन तक, हजारों वर्षों के बावजूद भी आज दिन तक वही नियम चल रहे हैं, वही शास्त्र चल रहा है। किसी एक ने, एलोपैथी में से किसी डॉक्टरों ने आयुर्वेद शास्त्र को एक विषय में भी गलत नहीं ठहराया है कि इसके प्रिंसिपल गलत है, सिद्धांत गलत है, निदान गलत है। इतनी पद्धतियां इस शास्त्र के अंदर है, एक भी गलत नहीं ठहराई। क्या हमारा तो दिमाग काम नहीं करता है? कैसे उन महापुरुषों ने उस काल के अंदर हजारों वर्षों पहले कैसे ये सारे निदान किए और कैसे रचना बताए और किस तरह से ग्रंथ लिखे? 1-2 ग्रंथ नहीं है, सैकड़ों ग्रंथ है। आप धन्वंतरि के ग्रंथों को उठाइए, देखिए, अष्टांग हृदय वाग्भट ऋषि के ग्रंथों को उठाइए, देखिए, सुश्रुत संहिता को देखिए, चरक ऋषि के ग्रंथों को देखिए, पूरा शरीर शास्त्र का वर्णन, पूरा जो है नाड़ी शास्त्रों का वर्णन, पूरा आहार शास्त्रों का वर्णन,
पूरा रोग के विषय में वर्णन, और उस जमाने में उस रोग की जो दवाइयाँ दे दी, बना दी साहब। आज हजारों वर्षों से चंद्र प्रभावटी चल रही है, सीतोपलादि चूर्ण चल रहा है, योगराज गूगल चल रहा है, क्या लायक ये त्रिफला चूर्ण चल रहा है। अब ये हजारों साल बीत गए, उस समय इस रोग के लिए ये फिक्स कर दी गई मेडिसिन, वो फॉर्मूला सिद्ध हो गया। आज हजारों साल तक उसी फॉर्मूला से योगराज गूगल बन रहा है, उसी फॉर्मूला से एरंड भ्रष्ट हरितकी बन रही है, उसी फॉर्मूला से त्रिफला चूर्ण बन रहा है, उसी फॉर्मूला से सुदर्शन घनवटी बन रही है, उसी फॉर्मूला से चंद्र प्रभावटी बन रही। सैकड़ों औषधियाँ उसी पाठ से, उस फॉर्मूला से बनती आ रही है आज दिन, और आज दिन तक शरीर पर बरोबर काम कर रही है। शरीर तो नहीं बदला है ना किसी का। जो हजारों लाखों साल पहले जो शरीर जैसा होता था वैसा ही शरीर आज भी है। शरीर रचना एनाटॉमिकल सब्जेक्ट है। अब स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, सिर्फ 2 अंगों का ही तो फर्क है, बाकी तो सब शरीर की रचना समान है और तंत्र सभी समान है। स्त्री शरीर में भी पाचन तंत्र वही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वही है, पुरुष शरीर में भी वही है, स्त्री शरीर में भी अपान वायु उसी स्थान पर, उसी क्षेत्र में, उसी कार्य को कर रहा है। पुरुष शरीर में भी वही है, स्त्री शरीर में भी हृदय वही है, ब्लड सर्कुलेशन करना ही है, सिर से पैर तक आपको खून पहुंचाना ही है, घुमाना ही है, बरोबर चलाना है सब। तो वायु तो उनके शरीर में इसी प्रकार से काम करेगी तो ही घूमेगा। मनुष्य शरीर, पुरुष शरीर में भी वही व्यवस्था है। चाहे नपुंसक शरीर हो, थर्ड जेंडर वाले, तो शरीर रचना में तो फर्क नहीं है, बस एक अंग का फर्क विशेष रहेगा, और क्या फर्क है। पशु शरीर में चले जाइए तो पशुओं में भी वही शरीर रचना है, सारी तंत्र पशुओं में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपान वायु की व्यवस्था है, मलमूत्र के द्वार है, उनसे भी काम करना है, 5 इंद्रियां हैं, आँख नाक कान है। तो इन इंद्रियों को चलाता कौन है? आँख की पलक को कौन बंद करता है, खोलता है? कैसे हो रहा है काम? ये हृदय के अंदर पंपिंग हो रहा है तो हृदय दबक रहा है, हृदय दबकने से खून का आना, खून का जाना, खून का आना, खून का जाना, ये कैसे हो रहा है? कैसे अंदर कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? ये किडनियां हैं, 2 किडनियां हैं, हृदय तो एक ही है। अब 2 किडनियों के अंदर आपको कल्पना नहीं होगी, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स लगे हुए हैं। नेफ्रॉन्स का मतलब ये है कि ब्लड को छान करके उसमें से मूत्र पेशाब बाहर निकालना है। किडनी में ब्लड आ रहा है ना, अगर ये नेफ्रॉन काम ना करे तो यूं का यूं खाली ब्लड ही निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये ब्लड को छान करके पित्त का अंश कितना है, क्षार का अंश कितना है, नमक कितना ज़्यादा है, क्या क्या ज़्यादा है, जो इंसान ने, मनुष्य ने खाई तो सही, लेकिन उसके शरीर में रखना है कि नहीं रखना है? रख सकते हैं या नहीं, निकालना ही जरूरी है। सब क्या करना है? इतनी सारी व्यवस्था है, इतना गजब का तंत्र है ऐसा। एक शरीर को पहचानने के लिए इंसान अपनी 100 साल की जिंदगी पूरी कर देना तो भी शरीर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा शरीर 9.5 महीने माता के गर्भ में जो बनता है, रचना जो होती है, न माँ को पता है न बाप को पता है कैसे रचना हो रही है। एक एक अंग जो बनना है, एक आंख बनती है, उसके पीछे कितने अंग हैं? एक सिर के बाल जितनी पतली सी नस वो आंख के पीछे से ब्रेन में ले जाती है, उसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। तो वो दृश्य को ब्रेन में पहुंचाती कैसे, ले कैसे जाती है, क्या होता है? इतनी अद्भुत नस है, इतना काम हो रहा है ऐसा। लेकिन वो कौन कर रहा है, कौन सा वायु कर रहा है, किस वायु के कारण हो रहा है, वो हमको देखना है। स्त्री शरीर के अंदर ओवरीज में जो एग्स बनते हैं साहब, वो कैसे बाहर निकलते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब कैसे है,
वो अंडा बाहर आएगा, कैसे बाहर से खुले मैदान में आ जाए और उसको फैलोपियन ट्यूब पकड़ करके अंदर लाए, अंदर से ला जाकर गर्भाशय में डाले, यूट्रस में डाले। अब यूट्रस में आवश्यकता रहने की है कि नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड में उसको बाहर फेंक देगा। तो ये कौन करेगा, काम कौन करेगा इतना सारा? ये अपान वायु काम करती है। अगर ये अपान वायु स्त्री शरीर में भी अपना स्थान बदल दे, बिगाड़ दे, काम न कर सके, कुछ खराबी आ जाए, मैकेनिज्म बिगड़ जाए, तो फिर स्त्री शरीर के अंदर सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, तंत्र ही पूरा बिगड़ जाएगा। फिर उसकी बीमारियां बढ़ेगी। अरे भाई साहब, कोई ऐसे अपान वायु बिगड़ने से कोई स्त्री शरीर में से यूट्रस निकाल करके बाहर फेंक देना जरूरी है क्या? ये तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब करें क्या, एलोपैथी वालों ने तो यही माध्यम बनाया है। शरीर के अंदर एक भी अंग निरर्थक नहीं है। एक छोटे से छोटा अंग भी काट करके बाहर फेंकने का कभी ऋषि मुनियों ने जो है कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है। अंग की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। अंग उपांग शरीर के अनिवार्य अंग है, कोई शरीर से काटकर बाहर फेंकने के अंग नहीं है। अंगों में जो विकृति आ जाए तो कल किस वायु के कारण, क्यों वायु से कैसे गांठ होती है, और इतने लाखों महिलाओं के अंदर ये वायु विकार चल रहा है, आपको कॉमन होता जा रहा है। गर्भाशय के अंदर की गांठें इतनी कॉमन होती जा रही। पहले कभी नहीं सुनाई देती थी, आज से 100 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी आज जांच करें, क्यों इतना बढ़ रहा है। आज की लाइफस्टाइल बिगड़ गई, फूड स्टाइल बिगड़ गई, रहन सहन खराब हो गया। बिना अंधाधुंध नकल कर लें वेस्टर्न कल्चर का, अब वो जींस पहनते हैं, वो जींस हम लाकर यहाँ पहने। अब ये सारी गलत हो रही है व्यवस्था। उनके बनाए हुए आहार, उनके टर्म्स कंडीशन जैसे उस कंट्रीज के एटमॉस्फेयर में, कल्चर में, वहाँ के सीजन के अंदर, मौसम में कैसे आहार आदि हम क्यों ला कर यहाँ खाएं। ये पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर आदि वासी जो है महीने का पड़ा हुआ अन्न खाना, फिर ये क्या करेगा साहब। इतना कृत्रिम आहार होता जा रहा है, उनके अंदर जो केमिकल्स और रसायन आदि आ रहे हैं, और फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल बिगड़ने के कारण हमारे शरीर के अंदर पहले कोई ना कोई वायु बिगड़ती है, कोई ना कोई वायु बिगड़ेगी। अपान वायु बिगड़ेगी, स्त्री शरीर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, पुरुष शरीर के अंदर पुरुष की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी साहब। क्यों आज उनको मलमूत्र के रोग बीमारी तो होनी ही नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल मृत्यु तक हमारे शरीर के अंग बरोबर काम करने चाहिए। 2 किडनी में खराबी आनी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी तक मरो वहाँ तक किडनी खराब नहीं होनी चाहिए। मृत्यु आए वहाँ तक हृदय हमारा खराब नहीं होना चाहिए। क्यों खराब होता है? इतना सुंदर बना हुआ, इतना व्यवस्थित तंत्र बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ ऐसी है, खाने पीने में शरीर के अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, शरीर के अंदर कुछ ऐसे घातक तत्व जा रहे हैं जो हमारे इन शरीर रोगों को बिगाड़ रहे हैं सब। आज से 50-100 साल पहले लोग अरब भर अपना नियमित जीवन जीते थे, आहार घर का बना हुआ शुद्ध खाते थे, बाजार का, बाहर का, गलियों का, रास्ते पर खाते ही नहीं थे, मैदा की आइटमें खाते ही नहीं थे, मैदा के ब्रेड वगैरह बनाना ये हमारी कल्चर ही नहीं थी। ये पोर्टुगीज़ लोगों ने फ्रांस के अंदर गरीबों को देने के लिए वहाँ पर ब्रेड बनाए, और आज हिंदुस्तान के अंदर ये ब्रेड जो है अमीरों के सिंबल बनते जा रहे हैं। अमीर लोग जो है नीचे उतर कर रास्ते में जाकर कहीं दुकान से बेकरी प्रोडक्ट लेकर के खा रहे हैं। वो कितने दिन का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कैसा है, अभी उसका बॉडी टेम्परेचर भी कुछ नहीं है, फ्रिज में ला कर रख करके खा रहे हैं। अब ये सारी आप इतनी बड़ी गलतियां करेंगे, इतनी बड़ी गलतियां करेंगे तो शरीर कब तक सहन करेगा बताइए आप। सब डिस्टर्ब हो रहा है, सब डिस्टर्ब। शरीर हमारा 98 डिग्री टेम्परेचर वाला है,
तो इससे कम टेम्परेचर वाली कोई भी वस्तु आहार की शरीर में जानी नहीं चाहिए। फ्रिज में पड़ी हुई वस्तु किस टेम्परेचर की है? अब वो फ्रिज वाली वस्तु 0 डिग्री टेम्परेचर या -10 डिग्री, -20 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर वाली वस्तु वो हमारे शरीर में जाएगी, सीधे ही आपका वात बिगड़ जाएगा। पहले वात बिगड़ेगी, अब वो समान वायु बिगड़ेगी तभी जाकर के अपान भी बिगड़ेगी, नहीं तो नहीं बिगड़ेगी। ये क्या गलती कर रहे हैं हम, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। और आज करोड़पति लोग अपने 15 करोड़ के फ्लैट में 2 फ्रिज लग करके बैठे हैं, एसी रख करके बैठे हैं, उसी एसी में सोना है, फ्रिज का खाना है, कूलर के नीचे बैठना है, पंखे की हवा में जीना है। तो ये शरीर के सबसे पहले वायु बिगड़ रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो लोग एसी में रहते हैं रात भर एसी में सो रहे हैं, पूरी रात एसी में सो रहे हैं, घर को सेंट्रली एसी बना रहे हैं, ऑफिस को सेंट्रली एसी बना दिया है, कार में एसी लगा रहे हैं। अब इन लोगों को तो भगवान ही बचाए सर। ऐसी लग्जरी लाइफ की सुख सुविधाओं को भुगतने के पीछे इतना जो पागलपन आया है, तो वो शरीर के टेम्परेचर को खराब कर रहे हैं। फिर बीमारियां निश्चित मोल लेंगे, बीमारियां ही बीमारियां। इधर एसी में रहो और इधर फ्रिज का खाओ। अब वो इंसान तो अपनी वायु को इतना बिगाड़ेगा, इतना बिगाड़ेगा कि जिंदगी में उसकी रोग बीमारियां जो है वो दूर हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। मुझे कल ही यहाँ पर एक भाई साहब को कहना पड़ा कि आपको इतना हैवी रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, और आप एसी में सोते हो रात भर। माफ़ करिए, मैंने कहा मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ, भूल से आपकी कोई एक भी बीमारी नहीं घट सकती है, एक भी नहीं घट। अब करोड़पति हैं, जाओ पैसे फेंकते रहो, पैसे फेंकते रहो, दुनिया आपका पैसा लूटेगी, लेकिन आप अपने शरीर से परेशान। क्या समझाना, बोलिए कैसे समझाना। आयुर्वेद शास्त्रकारों ने, हमारे यहाँ पर जो चिकित्सक है उन्होंने नियम बनाया है, 50% ही औषध देनी है, 50% दिनचर्या, जीवनचर्या, लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल सुधारनी है। इसलिए 50% में आपको पथ्य पालन, रिस्ट्रिक्शन बताए, पथ्य पालन के लिए कहा है। आपने पथ्य पालन नहीं किया तो औषधि काम नहीं करेगी। एलोपैथी वालों ने ये झंझट ही हटा दी, साहब पथ्य वथ्य कुछ नहीं बोलना, पथ्य पालन वगैरह की कोई बात ही नहीं करनी, तुमको जो खाना है खाओ 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 खाओ। उनके यहाँ पर ये गणित ही नहीं है साहब। एलोपैथी के एक डॉक्टर को इसमें से एक भी वायु के बारे में पूछ दो, वो कहेगा व्हाट नॉनसेंस दिस थिंग्स, ये क्या है, सब कुछ नहीं है, बेकार चीज़ है। आओ हम आपकी जो MRI निकालते हैं, आओ एक्सरे निकालते हैं, आपका जो है ये सोनोग्राफी कर लेते हैं, आपका डायग्नोस करें। अरे भाई, ऐसे वायु के विकारों के रोगों को आप डायग्नोसिस कर ही नहीं पाओगे, इन मशीनों में तो नहीं होगा। गैस्ट्रोएंटाइटिस के अंदर आप देख लो, 10 बार चेकअप कराते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता है, रिपोर्ट में लिख के देते हैं, इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आपको चेकअप कब करना है, सोनोग्राफी या MRI की जरूर कब कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट आए, ऑर्गन्स आपका कोई डिफेक्ट है क्या, तब आपको कराने की जरूरत। अदरवाइज तो आप लिख के दोगे तो वो आपको सोनोग्राफी में या इस पर किडनी की साइड, लेफ्ट किडनी की साइड, राइट किडनी की साइड, लीवर की साइड, ये साइज नॉर्मल साइज। अरे नॉर्मल जन्मे हैं तब से नॉर्मल, इस साइज को क्या लिखना है? साइज लिखने के लिए तुम्हारे पास MRI करा रहे हैं क्या? अब क्या करना साहब, किसको बोलना? हम मूर्ख किसको कहें? अपने आप को मूर्ख कहें कि फिर जाकर के वहाँ किसी को कंप्लेन करके मूर्ख करें? किसको कहना, बोलिए आप। ये हमको पहले इतना तो समझना ही समझना है। 5 वायुओं के बारे में आप बरोबर समझेंगे, इसमें कहीं गलती नहीं करनी है। अब ये जो वायु, इनके स्थान समझिए शरीर में, इनका कार्य क्षेत्र समझिए आप, और इनके कार्य क्षेत्र में किस कार्य को कौन सा वायु कर रहा है।
एक एक बात बरोबर ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर पूरा शरीर चल रहा है ना हमारा। बात तो यही है। अब इसके आधार पर जो शरीर चलेगा तो कैसे चलेगा साहब? तो ये आपको जिस तरह से भी देखना है, ऐसी स्थिति के अंदर हम जब समझ सकेंगे तो आपको ख्याल आएगा। अब नंबर 1 वाला ये जो प्राण वायु जो है, जिसको हम कह रहे हैं, ये आपके लिए कौन सा स्थान लेके आ रहा है, ये कहाँ तक है? आपने जो श्वासोश्वास ली, आपके मस्तिष्क को हार्ट के साथ कैसा संबंध रखना है, हृदय के साथ, हृदय का पूरा तंत्र चलाना है और मस्तिष्क का पूरा तर्क। आपने अंदर से मस्तिष्क देखा है, जिन लोगों को देखना है वो अपने घर में एक अखरोट पूरा ला करके खोल के देख ले कि मस्तिष्क रचना कैसी। वॉलनट जिसको आप बोलते हैं ना, एक अखरोट अखंड रूप से खोलिए, उसको तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, अखंड रूप से खोलिए और उसके अंदर की रचना देखो। हालांकि वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति काय का एक केंद्रीय जीव है, उसकी रचना देखो। ह्यूमन ब्रेन की रचना आपको समझ में आ जाएगी। मनुष्य शरीर के अंदर दिमाग, जो अंदर मस्तिष्क है, वो कैसा है। अब वो चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? प्राणवायु से चल रहा है। अब प्राणवायु का कार्य है कि वो आपका मस्तिष्क चलाए और हृदय चलाए और हृदय के साथ आपका उर जो है बरोबर। अब इनका प्राणवायु का स्थान जो है वो मस्तिष्क रहे, प्राणवायु बरोबर। अब उस प्राणवायु को चलाते समय आपको ये देखना है, उसका स्थान तो हो गया। अब कार्य क्षेत्र क्या है? हृदय पर जो है, मन पर, इंद्रियों को, इनका कार्य करता है, इनको प्रेरणा देना है। अब जैसे आपको थूकना है, छींकना है या डकारना है, श्वास लेना है, अन्न आता है, शरीर में जाता है, सब प्राणवायु के कार्य। अब छींक आती है, जम्भाई आती है, क्यों आती है? क्या है? ये वायु का कार्य है ना। एकदम जोर से छींक आना मतलब उस समय छींक की स्पीड देखो तो बाहर जो है स्टॉर्म आए उसके जैसी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हमको छींक आती है। क्यों आती है छींक? शरीर को अंदर कोई स्रोत बंद होते लगे, उसको फोर्स से खोलने के लिए छींक काम करती है। नाक से लेकर के अंदर तक कहीं हल्का सा जो है कफ बीच में आ गया, उसको खोलने के लिए छींक आती है। कई बार ऐसे डस्ट पार्टिकल्स अगर नाक के छिद्र से चले जाए अंदर, तो वो कहीं नुकसान न कर ले, हार्ट तक न पहुंचाए, उसको छींक जो है फटाक से बाहर फेंकती है। छींक आना मतलब क्या है, ये भी सोचिए आप अंदर से। जम्भाइयाँ क्यों आती है? क्या आपकी नींद आदि बाकी है आपकी? इसलिए पहले कहा है आयुर्वेद शास्त्र ने, आप अपना आरोग्य जो है आहार निद्रा के साथ संतुलन बना के रखिए। आहार और निद्रा के साथ समय का भी संतुलन बना करके रखिए। आहार के सही समय पर आहार, निद्रा के सही समय पर निद्रा। जितना आहार ग्रहण करना है, जितने समय में ग्रहण, उतने ही समय आप निद्रा के लीजिए भी बरोबर दीजिए। निद्रा भी सही समय पर लेनी है। निद्रा के समय आहार या आहार के समय निद्रा। आधी नींद में खाओ या नींद करते करते आधी नींद में खाते रहो, या खाने के टाइम पर नींद या नींद के टाइम पर खाना, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो ये लाइफस्टाइल बिगाड़ दी लोगों ने। अब वो कभी भी खा रहे हैं। ये गलती हम करेंगे तो वायु डिस्टर्ब होगी अंदर से। ऐसा हमें नहीं करना है। आप बिना ढंग से कैसे भी पोस्चर में बैठो, किसी भी पोजीशन में बैठो, आपकी प्राणवायु के ऊपर तुरंत फर्क पड़ जाएगा। और दिमाग हमारा हमेशा ही सक्रिय रहना चाहिए, शरीर हमारा हमेशा ही सक्रिय रहना चाहिए, सतेज रहना चाहिए। कितने चौकन्ने आप रहते हो, तो दिमाग आपका कितना सतेज है, सक्रिय है कि नहीं है। आप किसी लोगों को देखेंगे, समझे आलस्य चढ़ा हुआ है, मानसिक आलस्य चढ़ा हुआ है, शारीरिक आलस्य चढ़ा हुआ है, ख्याल है कि नहीं। समझ लो कि उनका आहार और
निद्रा आदि दोनों समय पर नहीं है। वो अपना वायु बिगाड़ करके बैठ रहे हैं। इसका रिएक्शन क्या आएगा? शरीर में प्राण वायु डिस्टर्ब होने से विपरीत हो जाएगा। सही समय पर भूख नहीं लगेगी और सही समय पर नींद नहीं आएगी। पूरे दिन भर जिसको ड्रॉजीनेस बोलते हैं ना, जैसे नींद की गोली लेने वाले जैसे को गोली कैसे लगे, वो कहीं भी बैठेगा तो नींद आएगी, कहीं बातों में बैठेगा तो नींद आएगी, किसी चार लोगों के बीच में बैठेगा तो नींद आएगी। लोग समझ लेंगे अरे ये आदमी तो बिल्कुल अनियमित आदमी है, ये व्यवस्थित, ये समय सूचकता से अपना शरीर नहीं चला रहा है। समय के साथ अपना शरीर क्यों नहीं चला रहा है? समय शरीर भी नियम से, टाइम टेबल से चले तो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो अंदर से आपका सब टाइम सेटिंग कर रही है। सही समय पर विसर्जन होगा। सुबह नींद में से उठते ही पहले अपान वायु काम करे आपके और शरीर में से मल मूत्रों का विसर्जन करे। तो ये शरीर की शुद्धता के लक्षण है कि जैसे आप रात भर सो करके सुबह उठे हैं, पहले शरीर की अपान वायु काम करेगी, मल मूत्र का विसर्जन करके शरीर को शुद्ध रखेगी, ठीक टाइम पर, बिल्कुल सही समय पर। अब इसकी भी मेंटल हैबिट डाली, नहीं तो लोगों का नियम ही नहीं है। कभी भी खाओ, कभी भी टॉयलेट बाथरूम जाओ, कभी भी जाओ, कभी भी खाओ, कभी भी जाओ, ऐसा नहीं होना। इतना टाइम टेबल पंक्चुअल होना चाहिए, इतना टाइम टेबल। शायद घड़ी में कांटे को आने को देर लगे, लेकिन आपको शरीर के अंदर अलार्म बज जाए कि हाँ जी मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट बाथरूम जाना है, सही। और जब आओ और जाओ और देखो तो बिल्कुल घड़ी आपको हमेशा रोज वही टाइम लगे, बस हमेशा वही टाइम लगे। आपको नींद लेना है तो घड़ी के हिसाब से हमेशा नींद लेने का समय हो गया, आपको बरोबर नींद अपनी आंखों की पलकों में आनी शुरू हो जाए। और जैसे ही आपकी आंखों की पलकों में नींद आनी शुरू हो जाए, आप रोज देखोगे तो हाँ सब घड़ी बरोबर उस समय पर पहुंच रही है साहब, तो आप बिल्कुल जो है उसी में जाए। लेकिन सही समय पर उठना भी वही है। ये नहीं कि सुबह 8 बजे तक सोते हैं 9 बजे उठ रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल जो टाइम टेबल हमको आयुर्वेद शास्त्रकारों ने सेट करके दिया है, क्योंकि उस समय भी 24 घंटों का ही दिन होता था, उस समय भी ऋतुओं का परिवर्तन होता था, उस समय भी कितने बजे उठना है, कब उठना है, कब सोना है, बरोबर दिनचर्या बना के दिए। आप किसी भी ग्रंथ को ले लो, आप एक भी ग्रंथ को लेकर उस ग्रंथ के आधार पर अगर अपनी दिनचर्या बना लेते हो, दैट इज द डे टू डे टाइम टेबल अगर बना लेते हो दिन रात का, और उस हिसाब से चलते हो, तो आयुर्वेद शास्त्र का धन्वंतरी कहते हैं बीमारियां तो आने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, आपने ध्यान दिया होगा, सुना होगा, आयुर्वेद शास्त्र सिर्फ रोग को दूर करने की दवाइयाँ ही नहीं बता रहा है, रोग आवे ही नहीं उसकी पूरी लाइफस्टाइल बताई है, फूड स्टाइल बताई है। ये है आयुर्वेद शास्त्र। एलोपैथी में नहीं मिलेगा आपको, दूसरी पैथियों में पॉसिबल नहीं है ये चीजें। सर्वप्रथम जीवन कैसा जीना है, शरीर को कैसे चलाना है, शरीर के सभी तंत्र सभी सिस्टम कैसे चलनी है, ये पांचों प्रकार के वायु शरीर के इंटरनल सब सिस्टम को चलाने वाले। इसलिए ये देखा जाता है कि ये बीमारी आई तो ये किसकी बीमारी है, पहले वहाँ का वायु देखा जाता है, पहले वात देखा जाता है कि ये वायु बिगड़ी तो ये बीमारी आई। कॉन्स्टिपेशन बीमारी है, मतलब अपान वायु बिगड़ी है। अपान वायु बिगड़ने के कारण इनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है कॉन्स्टिपेशन? तो अब उनकी आहारचर्या देख लो आप, न तो समय की अनुकूलता रहेगी, न पदार्थों की अनुकूल आहारचर्या रहेगी। क्या खाना है क्या नहीं खाना है कोई विवेक ही नहीं है, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कैसा भी खाओ, जैसा हो वैसा खाओ, कुछ भी खाओ कैसा भी, तो फिर उनको कॉन्स्टिपेशन जिंदगी में नहीं मिटेगा।
और एक बार कॉन्स्टिपेशन की आदतें लग गई मतलब अपान आपका बिगड़ रहा है, और फिर अपान जो है वो अपना स्थान बदल करके दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश करेगा तो सामान को बिगाड़ देगा, फिर उसकी बीमारियां आपको आगे। ध्यान रखना, ये सिस्टम की बीमारी है, नॉट द ऑर्गेनिक फेलियर। ऑर्गन फेलियर की बीमारी नहीं है। फर्क क्या है भाई साहब? बच्चे का शरीर, बूढ़े का शरीर, फर्क क्या है? स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, लड़की का शरीर, लड़के का शरीर, बड़ा शरीर, आयु तो शरीर की एक अलग व्यवस्था है जीवन जीने के लिए। आयुष्य, शरीर तो एक दिन के बच्चे का भी वही है, एक महीने के बच्चे का भी है, 1 बरस के बच्चे का भी है, और 50 बरस के प्रौढ़ का भी है, 80 बरस के। शरीर तंत्र वही है। एक दिन के जन्मे हुए बच्चे के अंदर भी ये 5 वायु बरोबर काम कर रही है। एक दिन का बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है ना, तो उसके अंदर भी ये 5 वायु काम कर रही है। कैसे करना है सर? कैसे करना है? बरोबर कर रही है, नहीं तो सिस्टम चलेगी नहीं, पूरी सिस्टम नहीं चले। अब माँ ने, जो माँ बच्चे को फीडिंग करा रही है वो कुछ गलत खाए तो बच्चे को भी इफेक्ट होने ही वाली है। कुछ भी गलत खाया, कुछ भी जैसा तैसा खाया, कुछ भी खाया तो माँ भी बीमार होगी, बच्चा भी बीमार होगा। ये बात जरूर समझ। अब बच्चे का आधार माँ पर है ना, जन्म दिया है माँ ने, तो माँ के गर्भ में बालक जन्मा है तभी जाकर स्तन में दूध आ रहा है, नहीं तो नहीं आता है। तो जब दूध आ रहा है तो माँ का कर्तव्य है बालक को पिलाया जाए। अब कब तक पिलाना है? 2 साल पिलाओ, 2.5 साल पिलाओ, 3 साल पिलाओ, पर कंपलसरी पिलाना। बच्चे को बाहर से पानी भी मत पिलाइए, बच्चे को बाहर का पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ के दूध पर जिंदा रखिए आप, कुछ भी नहीं होता है। माँ का दूध पूर्ण आहार है, पानी से लेकर सब तत्व उसमें पूरी तरह से। अब जिन माँ बाप ने पहले ये गलती कर दी तो बच्चे के शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा। अगर आपने 2 साल 2.5 साल दूध नहीं पिलाया बच्चे को तो फिर 100 साल तक उसको बीमारियां भुगतनी पड़ी। एक बार बेसिक फाउंडेशन आपने सही बना दिया, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर कोई तकलीफ नहीं। ये ध्यान रखना। आज की तारीख में ये गलतियां सबसे बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी गलतियां हो रही है। माँ जल्दी से दूध छुड़ाना चाहती है। अरे माँ, जल्दी से छुड़ाना दूध की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाजार का दूध क्या आ रहा है? तबेलों का दूध क्या आ रहा है? जहर है। बाहर का सिंथेटिक दूध और केमिकल वाला दूध और डिटर्जेंट वाला दूध ऐसा बच्चों को पिलाएंगे, फिर बीमारियां मोल लेंगे। बेटर है कि माँ अपना दूध 2-2.5 साल पिलाए, कोई तकलीफ नहीं। न माँ को तकलीफ है न बच्चों को तकलीफ। बच्चे की जिंदगी का विचार करो, 100 साल की जिंदगी का विचार करो। उसको हमें उसके अधिकार का है तो उससे वंचित नहीं रखना है, नहीं छुड़ाना है। ये गलती मत करिए। लेकिन अब कौन समझाए? आज की आधुनिक माताओं को समझाना कैसे? तो ये जो हमारी सिस्टम है, ये 5 जो है शरीर के अंदर की सिस्टम चला रहे हैं। ऑर्गन्स तो बने हुए, ऑर्गन्स तो शरीर की रचना है, वो एनाटॉमिकल सेट करके हम समझ जाएंगे। लेकिन सिस्टम कैसे चल रही है? सभी सिस्टम वायु से चलेगी। अब वायु चले तो पित्त बीच में नहीं आना चाहिए, वायु चले तो कफ बीच में नहीं आना चाहिए। कफ बीच में आ जाएगा तो हर्डल्स हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे। वायु की गति के अंदर, वायु में गति है, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो फिर वो अस्थमा हो जाएगा। फिर अस्थमा किसको हुआ है? क्यों हुआ है? वायु की जगह कफ ले रहा है, कफ बढ़ता जा रहा है, कफ बढ़ता जा रहा है, फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी साहब। ये सारी चीजें हैं। एक तरफ शरीर शास्त्र समझ लो और शरीर की सिस्टम समझ लो। ये सब तंत्र जो है वायु से चलने वाले, इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखिए। शरीर का वायु बिगड़ने मत दीजिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शरीर के वायु किस कारण बिगड़ते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। गलत ढंग से सोना, उठना, बैठना, रहना, करना आदि, वो भी वायु बिगाड़ेगा।
और गलत ढंग का खाना पीना आदि लाइफस्टाइल और फूड स्टाइल 2 चीज़ें समझ लो, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। सब रोगों की बात आएगी, ये बरोबर चलेगी, एक भी रोग नहीं आएगा। थोड़ा सा भी किसी में भी हल्का सा भी डिस्टरबेंस आया, रोग बीमारी चालू। तो हमको 3 बातें सीखनी है। 5 वायु के स्थान कौन से है, कौन सी वायु कहाँ रहती है। नंबर 2, 5 वायुओं का कार्य क्षेत्र क्या है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी सिस्टम समझ लीजिए। नंबर 3, इनके डिस्टर्ब होने से बीमारियां कैसे आती हैं। फिर नंबर 4, अब डिस्टरबेंस हो गया है, बीमारियां आ गई है, तो पहले आप सिस्टम कैसे सुधार सकते हो, ये बहुत जरूरी बात आएगी। तो ये हमें इतनी सी बात समझनी है, ख्याल आया कि नहीं। तो वायु निवारक ऐसे द्रव्य घटक जो है बहुत से ऐसा। आपको अजवाइन खाना अनिवार्य है। कब खाना है अजवाइन, कैसे खाना है अजवाइन, कौन सी वायु डिस्टर्ब हुई है कि आपको अजवाइन खाने से सुधरेगी। मेथी कब किस वायु को सुधार सकती है, हींग हमारी किस वायु को सुधारेगी, जीरा सौंफ किस वायु को सुधारेगी, सौंठ हमारी जो है वो किस वायु को, और किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करें। हम हरड़े को किसके साथ कॉम्बिनेशन करें, सूठ को सिंधव के साथ कैसे कॉम्बिनेशन करें, सिंधव को जो है हरड़े के साथ कॉम्बिनेशन करके, अगर वहाँ पर पित्त और कफ बीच में आ रहे हैं तो गुड़ के साथ, घी के साथ, इतना सुंदर संयोजन किया है, इतना सुंदर संयोजन किया है, सबके लिए किया है, सबके लिए। एक स्त्री शरीर में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ती है तो अजवाइन से कैसे सुधर सकती है, मेथी से कैसे सुधर सकती है, सूंठ से कैसे सुधर सकती है। सिंपल चीज़ों का उपयोग करिए। इतनी निर्दोष चीज़ें बता, इतना गहन ज्ञान दे रहे हैं हमारे ऋषि महर्षि लोग, और इतनी सिंपल दवाई बता रहे। एक पीपल का पत्ता है ना, 100 रोग के 100 बीमारियों का औषध बता रहे। पीपल का पत्ता, गिलोय का पत्ता आपके लिए 100 बीमारियों की दवाई बता रहे साहब। एक काली मिर्च हमारे लिए 100 रोग की बीमारियों की दवाई बता रहे साहब। इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है। क्यों हम एलोपैथी में जाकर केमिकल खा करके शरीर को खराब करें, इस पर ध्यान दीजिए। तो रोग की जड़ यहाँ है। रोग बाहर के लक्षण मत देखिए, अंदर के वायु को समझिए। 5 प्रकार के आन, व्यान, उदान, समान और अपान, इन 5 सिस्टम को हम समझ लें एक बार, बढ़िया अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। सेल्फ जजमेंट खुद ही निदान करिए, अपने डॉक्टर आप खुद बनिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारा किचन, द किचन इज द बेस्ट क्लिनिक एंड ऑल द मसालास आर द बेस्ट मेडिसिन। बस कमी किसकी है, द हाउस वाइफ, शी मस्ट बी द बेस्ट डॉक्टर। हर घर की महिला जो है गृहिणी, वही हमारे घर की डॉक्टर होनी चाहिए। अपने बच्चों की भी ट्रीटमेंट घर की माता ही करे, पति की भी करे, सास बहू की करे, घर के परिवार की, जितने सभ्य हो सबकी प्रकृति को समझे और इन 5 वायुओं को समझ करके सबकी ट्रीटमेंट घर की माता करे। कोई बाहर नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है सर, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम एक एक समझेंगे। आपको चक्कर क्यों आती है, आपको फटीग क्यों है, थकान क्यों लग रही है, तो ये यहाँ पे किसी न किसी का डिस्टरबेंस बहुत भारी है। आपने कहीं गलती की है, आपने गलती करके अपना वायु बिगाड़ा है, ध्यान रखिए। फिर इसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम है ना, शरीर को, शरीर तंत्र समझिए, शरीर की व्यवस्था समझिए, शरीर कैसे चलता है ये स्वरूप समझ लीजिए। आखिर ये आयुर्वेद की क्लास लगाई है ना, धन्यवाद दीजिए जैन फाउंडेशन वालों को, इन्होंने जो है ये क्लासें लगाई, हमारे सीखने के लिए लगाई। आपको बरोबर समझना है, सीखना है।
हमारा प्रयास ये है कि हर घर में एक माता जो है वो डॉक्टर बन जाए। ईच एंड एवरी लेडी इन ए वन हाउस शी मस्ट बी द बेस्ट डॉक्टर। और उसके घर के किचन में से जितने मसाले उनका दवाई के रूप में उपयोग करके अपने पूरे परिवार को निरोगी रखे, स्वस्थ रखे। बड़ा दुख होता है, एक माँ अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, इंजेक्शन लगाती है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है अंदर, देख करके दुख होता है कि ये माँ क्या कर रही है। एक माँ है, ये अपने 4-6 महीने के छोटे से बच्चे को ले जाकर डॉक्टर के पास इंजेक्शन डला रही, ये क्या कर रही है। तब दुख होता है। 6 महीने के बच्चे को कोई दवाई नहीं दी जाती है, माँ ले ले, अजवाइन चबा ले, बच्चे की जो है सर्दी जुकाम मिट जाएंगे। माँ हल्दी को ले ले थोड़ी से, बच्चे की सर्दी जुकाम मिट जाता है। मत फंसिए ऐसे चक्करों में। हमने कोई यहाँ ये क्लास के साथ दवाखाना नहीं खोला है, हम तो आपको सुशिक्षित करना चाहते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आपको शिक्षित करना है, आपको खुद को डॉक्टर बनाना है। अपने घर की दवाइयों से अपनी ट्रीटमेंट खुद चलाइए, खुद ही डॉक्टर बनिए, खुद ही अपना घर चलाइए, निरोगी स्वस्थ रखिए, ये हमारा प्रयास है। लेकिन दुख होता है कि खाली वो इतना ही चाहते हैं कि नहीं महाराज आप तो दवाई लिखा दो, बस ये कैसे करना है लिखा दो। पथ्य का पालन किसी को नहीं करना है, अपथ्य छोड़ना नहीं है किसी को, और फिर भी बोलते हैं बस आप तो दवाई लिखा दो हम खा लेंगे। दवाई खाना ये काम नहीं है। अपथ्य कौन सा है, उसको कैसे छोड़ना है, पथ्य का पालन कैसे करना है, सब ठीक है। समय तो पूरा हो गया, जल्दी से। धन्यवाद साहब जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा सेशन साहब जी। ये जो सब्जेक्ट आपने जो वायु पे लिया है, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पिलर टू इन आयुर्वेदा टू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली आवर हेल्थ, वी कैन मास्टर आवर हेल्थ फॉर श्योर। सो आज की कक्षा में बेसिकली आपने जैसे आज की कक्षा में जैसे हमने प्राणवायु पे विशेष चर्चा करी, तो ये इसका हमने लोकेशन समझा कि ये ब्रेन और हार्ट के बीच में है या दोनों जगह, या इट्स लाइक अ मूवमेंट है उसका, ब्रेन टू हार्ट। ओके साहब जी, सो प्लेस हमने वो समझा। और फंक्शनैलिटी के तौर पे हमने ये जाना कि अगर ये वीक हो जाता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग ये समझिए कि अगर हमारी एनर्जी लो रही या हाँ हम पुअर इम्यूनिटी हो रहा है, एलिमिनेशन ठीक नहीं हो, इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। Today I have given only the introduction about the subject. What जी type of subject I am going to start, you see, for that purpose I have given the introduction. But in next class I will take one by one. जी ख्याल है कि सब्जेक्ट चेंज हो गया है अचानक ऐसे ही, तो क्लियरली अभी तक मैंने प्राणवायु भी क्लियर नहीं की है ना अपान वायु क्लियर की, मतलब इंट्रोडक्शन दे करके लोगों को समझाने की कोशिश की। परफेक्ट। एंड सिंस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो लुकिंग फॉरवर्ड साहब जी। सो आज के लिए आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच for taking the class today and looking forward to the next class, sir. So anybody has to ask anything, please you can raise your hands and please I'll keep the session open for a couple of minutes. Yeah, श्री जी के नाम से जो है आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। Sure. Jaganendra Sethi, I'm calling from US. I have a question. Last lecture, you were talking about how anyone is getting digestion and everything, and bhukh na lagvi ane e badhu. So ena mate when their total system is down, એ લોકોનું અગ્નિ બિલકુલ ના હોય, એ લોકોને ભૂખ બિલકુલ ના લાગતી હોય અને ખાતા પણ ના હોય, બિલકુલ ના ખાતા હોય, like hardly something they are eating, then how to again increase the agni and top of that, because of vayu, lot of fat is gaining for that particular person. How to do અને કેવી રીતે એનું કરવાનું? તમે ડેફિનેટલી કહ્યું છે કે મરી અને બધું તમે જે કહ્યું, but what else we can do to do the agni? Particularly if you will take the one case, you see what type of their nature of the body. Very first of all, you should not use the kali mud, black pepper or anything. First of all, the cleaning system.
Because of that, how much percent of the stool is already stored in the intestine, large intestine, and how much percentage of the mucus which is already stored in their body, you see. So if, unless and until if we will not clean the both the things, there is no chance to increase the Jaఠaragni and digestion system. It is not possible at all. So very first of all, if they are mentally prepared to change their system, lifestyle and food style, then everything can be happen, you see. As you like, if you will take the number and then call me, then I can give you the suggestion and what type of the condition of the person is. If I will say just today that please take this black pepper and this and this and this, it may come some reaction, because if the system is not clean, then only this type of medicine will not help you. This is my advice. जी जी साहब जी, थैंक यू सो मच श्री जी। एंड किशोरी जी, आप अपना प्रश्न पूछे। किशोरी विसारिया जी। मती मंदावी महाराज सर, मुझे पूछना था कि साइटिका का पेन कौन से वायु के कारण से हो सकता है और उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। साइटिका का पेन भी अपान वायु से हुआ है और फिर व्यान वायु में आ जाता है। साइटिका के केस वालों की हिस्ट्री में आप देखना, कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता है, पेट साफ नहीं रहता है और फिर भी वो खाते रहते हैं, और जो नहीं खाना है वही खाते रहते हैं। इसलिए जो है, दिस इज वन नर्व, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड and then it comes to the left side of the buttock and then it goes to the last up to the whole leg, you see. Then it will affect, because only that vayu is in that particular nerves. There is no any organic defect or nothing, but due to this type of vayu, वात के कारण सिस्टम पूरी बिगड़ गई है, तो आप उसको सुधार सकते हो। ख्याल आया? पहले आपको कॉन्स्टिपेशन सुधारना होगा, उसके बाद पोस्चर सुधारना होगा, उसके बाद वायु सुधर जाएगी, उसके बाद जो है सिस्टम पूरी सुधरेगी, तो साइटिका का पेन भी हमेशा के लिए दूर हो सकता है। और नई सुधारी सिस्टम तो वर्षों के वर्षों तक आप ऐसे ही जीते रहोगे, फिर तो मुश्किल। क्योंकि एलोपैथी में देयर इज ओनली द पेन किलर, नो रेमेडी फॉर दैट सिस्टम, कि साइटिका की नर्व में से वहाँ से वायु को निकाले और वहाँ से वायु को निकाल करके मुक्त करे। देयर इज नो नॉट ए सिंगल मेडिसिन इन एलोपैथी, बट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ द आयुर्वेदिक, इफ यू विल डू दैट, इट इज पॉसिबल। थैंक यू जी साहब जी, हमारा समय हो चला है, हम कक्षा को विराम देंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो नोये सर्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले वन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले वन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयते शासनम्। बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र।